ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। और शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें आगे आपको बुलेटिन में विस्तार से हम दिखाने वाले हैं। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। विपक्ष ने पूछा, क्या मुद्दों की बात करना ड्रामा होता है? दूसरी खबर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ घमासान तेज होता जा रहा है। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीएलओ का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प भी हो गई। तीसरी खबर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी, जिसमें एनआईए का सबसे बड़ा छापेमारी अभियान हुआ है। दिल्ली, यूपी और जम्मू कश्मीर में 8 ठिकानों पर तलाशी ली गई। ब्लास्ट केस से जुड़े हुए हर चेहरे के ठिकाने पर एनआईए की टीम पहुंची है। और अजब, मध्य प्रदेश के रायसेन में गजब हादसा हुआ। मरम्मत के दौरान एक पुल का हिस्सा टूटकर गिर गया। पुल से गुजर रहे 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। अब देखिए, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मऊ में तेज रफ्तार के चक्कर में एक बड़ा हादसा हो गया। वहां रफ्तार पर सवार बोलेरो ने सामने से आ रही एक कार में जोरदार टक्कर मार दी और फिर पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। एक पल में गाड़ियों के पुर्जे हिल गए। कार बस मुड़ ही चुकी थी कि बोलेरो ने उसमें हाहाकारी टक्कर मार दी। कार अपनी सामान्य रफ्तार से इंडिकेटर देने के बाद ही मुड़ रही थी, लेकिन रफ्तार पर सवार बोलेरो वाले से स्पीड कम नहीं हो पाई और हादसा हो गया। बोलेरो की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कार से टकराने के बाद वो सीधे जाकर पेड़ में घुस गई। गनीमत रही कि कार के सिर्फ एक कोने में टक्कर लगी, वरना हादसा भीषण हो सकता था। लेकिन इसे चमत्कार कहिए या इत्तेफाक, कार सवार से लेकर बोलेरो सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि झटके से दोनों ही गाड़ियों के लोगों को चोट लगी, लेकिन सभी की जान बच गई। लेकिन हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए सड़क पर चलिए तो रफ्तार पर काबू रखिए, क्योंकि घर में कोई आपका अपना इंतजार कर रहा है। बेंगलुरु से आज माता पिता को सावधान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक हादसा कैद हुआ। अगर आपका घर सड़क के किनारे है और बच्चे अक्सर सड़क पर खेलते हैं, तो फिर आपको भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। सड़क से गुजरने वाली कोई भी गाड़ी आपके बच्चों को चपेट में ले सकती है। ये वीडियो बेंगलुरु के नेलमंगला की एक कॉलोनी का है। एक बच्ची मस्ती के मूड में घर से बाहर निकली। वो सड़क पर बने एक छोटे से गड्ढे में खेल रही थी। इसी बीच एक कार आई। शायद ड्राइवर बच्ची को नहीं देख पाया और ना ही बच्ची को गाड़ी आने की भनक लगी और ये हादसा हो गया। कार बच्ची की पीठ पर चढ़ी और निकल गई। बच्ची वहां से उठी और घर की ओर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी चीख सुनकर घर वाले बाहर दौड़ पड़े। बाहर निकली महिला को कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन तुरंत ही दूसरी महिला ने बच्ची को गोदी में उठा लिया और लेकर कार की ओर भागने लगी। परिजन बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गए। हालांकि संयोग से उसे गंभीर चोटें नहीं आई थी। बिहार के पूर्णिया में मजदूरी के भुगतान को लेकर विवाद हो गया और कुछ ही देर में यह विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। क्योंकि आरोपी ने कमर से पिस्तौल निकाली और सामने फायरिंग कर दी। तौलिया पहने शख्स फायरिंग कर रहा था, जबकि उसके साथ खड़ा युवक लोहे की रॉड दिखाकर सामने वालों को धमका रहा था। बताया गया कि संजीत और मंजीत महतो का मजदूरी देने को लेकर चंदन महतो से विवाद शुरू हुआ। बाद में चंदन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। इसी बीच चंदन ने कमर से पिस्तौल निकाली और हवाई फायरिंग कर दी। आरोप है कि चंदन और उसके साथियों ने महिलाओं से भी बदसलूकी की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कुछ लड़कों ने एक नाबालिग को बेरहमी से पीटा। मारपीट से पहले उन लोगों ने उससे अपना थूक चटवाया। सुनने में ये बहुत घिनौना लग रहा है, देखने पर उस लड़के पर उतनी ही आपको दया भी आएगी। मारने से पहले उन लोगों ने चप्पल पर थूका और नाबालिग को उसे चाटने पर मजबूर किया। मार खाने के डर से उसने कैमरे के आगे थूक चाट भी लिया। इसके बाद असली मारपीट शुरू हुई।
गालियों की बौछार के साथ सबने मिलकर उसे बेरहमी से मारा। खबरें हैं कि मारने वाले भी ज्यादातर 18 से कम उम्र के थे, जिन्होंने अपनी ही उम्र के लड़के को सड़क पर रोककर मारा। बातचीत से लगा कि गाली देने के विवाद में इस नाबालिग की पिटाई हुई है। अगर आप भी दुकान चलाते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मोबाइल चोरी का एक वीडियो सामने आया, जहां चोर दुकान के काउंटर पर रखा हुआ मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पलक झपकते ही मोबाइल और ग्राहक दोनों गायब हो गए। शातिर चोर चश्मे की दुकान में ग्राहक बनकर घुसा और चश्मा दिखाने को कहा। जैसे ही दुकानदार चश्मा निकालने के लिए मुड़ा, चोर मोबाइल उठाकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस अब इस चोर की तलाश में है, जिसका चेहरा और हरकत सीसीटीवी के जरिए सबके सामने है। दावा किया जाता है कि हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका, यूरोप जैसी विकसित हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने इन दावों की पोल खोलकर रख दी। रायसेन में एक पुल अचानक से ढह गया, जिसकी चपेट में आकर 4 लोग जख्मी हो गए। पुल अचानक भरभरा कर ढह गया। जब पुल गिरा, उस वक्त पुल से 2 बाइक गुजर रही थी। पुल के साथ बाइक समेत वो भी नीचे गिर गए। पुल गिरने के बाद 2 हिस्सों में बंट गए। जमीन पर गिरी बाइक बताने के लिए काफी है कि हादसे में घायल लोगों को कितनी गंभीर चोटें आई। हादसे के वक्त पुल के नीचे निर्माण कार्य चल रहा था। जैसे ही पुल गिरा, वहां काम पर जुटे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो हादसा कई लोगों की जान ले सकता था। हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुल टूटने की वजह से एमपी का बरेली पिपरिया मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। ये पुल मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधीन आता है, जिसको लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। इधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में कुछ लोगों ने दफ्तर में घुसकर एक चिकित्सा अधिकारी को पीट दिया। यह घटना करीब 1 हफ्ते पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग चिकित्सा अधिकारी को दनादन थप्पड़ जड़ते दिखाई दिए। नगर निगम अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी बाला प्रसाद कुंटुरकर पर अस्पताल के ही एक महिला कर्मचारी को परेशान करने का आरोप लगा। इसी बात से नाराज महिला के कुछ रिश्तेदार वहां पहुंचे और चिकित्सा अधिकारी को पीटा। इससे पहले दफ्तर में काफी देर तक उनके बीच बहस होती रही। इसी बीच काली जैकेट पहने एक शख्स ने चिकित्सा अधिकारी को जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद चिकित्सा अधिकारी बचाव की कोशिश करते रहे, जबकि महिला कर्मचारी के रिश्तेदार थप्पड़ बरसाते रहे। चिकित्सा अधिकारी को बुरी तरह पीटने के बाद वो वहां से चले गए। शिकायत के बाद महिला शिकायत निवारण समिति ने इसकी जांच शुरू कर दी। हथियारों के क्षेत्र में मेक इन इंडिया मुहिम का असर अब दिखने लगा है। ग्लोबल थिंक टैंक सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की टॉप हथियार कंपनियों में भारत की 3 कंपनियों ने जगह बनाई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की टॉप 100 हथियार कंपनियों में भारत की 3 कंपनी शामिल हैं। इन तीनों कंपनियों की कमाई 6,700 करोड़ रुपए बताई गई है। इन 3 कंपनियों में पहला नाम है फाइटर जेट तेजस बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जो लिस्ट में 44वें नंबर पर है। दूसरी कंपनी है युद्ध में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने वाली BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो इस लिस्ट में 58वें नंबर पर मौजूद है। और इस लिस्ट में शामिल तीसरी कंपनी है जंगी जहाज और पनडुब्बी बनाने वाली मडगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो कि 91वें पायदान पर मौजूद है। देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हथियारों की खरीद फरोख्त में इन तीनों कंपनियों की हिस्सेदारी 1.1% है, जबकि दुनिया के हथियार बाजार के आधे हिस्से यानी कि 49% पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा है। बच्चे किस बात पर नाराज होकर जानलेवा कदम उठा लेते हैं, अक्सर माता पिता, स्कूल टीचर को यह पता नहीं रहता। पिछले दिनों रतलाम में प्रिंसिपल की डांट पर 8वीं का एक छात्र 3री मंजिल से कूद गया। छिंदवाड़ा में मां की डांट को एक बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया और 9वीं में पढ़ने वाले बेटे ने कुएं में छलांग लगा दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। परिजनों के साथ स्थानीय लोग बच्चे की तलाश में जुट गए, लेकिन 16 साल का सार्थक नहीं मिला। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, तुरंत तलाशी शुरू की। एसडीआरएफ की टीम लगातार 22 घंटे तक तलाश में जुटी रही, लेकिन युवक का कहीं कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कुएं में ज्यादा पानी और मलबा होने की वजह से बॉडी को खोजने में परेशानी हो रही थी। सर्च ऑपरेशन बंद करने की नौबत आ गई, लेकिन अगले कुछ ही मिनट में यानी 23 घंटे बाद सोमवार सुबह 9:30 बजे छात्र का शव मिल गया।
मामला छिंदवाड़ा के न्यू बजरंग नगर कॉलोनी का है। मां की डांट से आहत 16 साल के सार्थक ने घर की छत से कच्चे कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर दम तोड़ दिया। बच्चे के पिता नहीं थे, मां का वही एक सहारा था। अमेरिका के शिकागो में आसमान से बर्फ गिरी तो चिड़ियाघर के जानवरों की एक तरह से लॉटरी लग गई। जमीन पर गिरी बर्फ के साथ कई जानवर खेलते हुए नजर आए। ये भालू बर्फ में अपने शरीर को लगातार रगड़ता रहा, मानो उसे इस पल का साल भर से इंतजार रहा हो। आसमान से आ रही बर्फ, साथ में जमीन पर बर्फ की परत के बीच भालू आंख बंद कर बस अटखेलियां करता रहा। उधर उसी चिड़ियाघर में एक बाइसन भी था जिसके शरीर को बर्फ ने ढक लिया। वो काले से सफेद हो गया, लेकिन मजाल है कि उसे कोई फर्क पड़ा हो। बस मुंह चलाता हुआ वो आराम कर रहा था। बिहार की नई सरकार इन दिनों उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल पर एक्शन में है। जब से बिहार का गृह मंत्रालय बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी को मिला है, बिहार में यूपी जैसा एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रशासन दोनों योगी मॉडल पर काम कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो यहां आपको ये बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की थी। अब वैसा ही बुलडोजर एक्शन बिहार की राजधानी पटना और दूसरे जिलों में भी दिखाई दे रहा है। छोटे बड़े अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए एनकाउंटर यूपी पुलिस की पहचान बन गया है और अब बिहार पुलिस भी अपराधियों के फटाफट एनकाउंटर वाले मोड में काम कर रही है। बिहार पुलिस की एनकाउंटर वाली इमेज दिखाई दी छपरा में, जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी शिकारी राय को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। शिकारी राय के पैर में गोली लगी है। पुलिस की भाषा में इसे हाफ एनकाउंटर कहा जाता है। बिहार पुलिस के मुताबिक शिकारी राय ने कल हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। सूचना मिलने पर जब उसे घेरा गया तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। हम लोगों ने जवाबी फायरिंग करी, गोली उसके बाएं पैर में लगी है। इसके अन्य साथियों की पहचान हो गई है। उसके लिए भी हमारी एसआईटी एडिशनल एसपी सदर के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। बिहार में योगी मॉडल आने वाला है, इसके संकेत बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालने के बाद एक रैली में दे दिए थे। किसी भी स्तर पर जो माफिया है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, कोई भी माफिया हो, वो बिहार की धरती पर नहीं रहेगा। बिहार में रहेगा तो जेल के अंदर में बंद रहेगा। यूपी पुलिस के ऑपरेशन रोमियो के तर्ज पर सम्राट चौधरी ने बिहार में लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं। देखिए, पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में घायल शिकारी राय ने रविवार शाम छपरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 24 घंटे के भीतर एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर के बाद बिहार के कई शहरों में हो रहे बुलडोजर एक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बीते कई दिन से पटना की सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में आज प्रशासन का बुलडोजर पटना के कई इलाकों में दौड़ा और सड़क पर कब्जा जमाने वाले रेडी पटरी वालों की दुकान तोड़ दी। कुछ लोग प्रशासन के बुलडोजर एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, जबकि विपक्ष की दलील है कि सरकार गरीबों की रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है। जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो देखी जा सकती है। सचिवालय इलाके में जो जेसीबी है उसे अब नगर निगम दौड़ा रही है और बड़ी संख्या में जो बुलडोजर कार्रवाई है वो अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है। जिस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई की गई उस वक्त सड़क किनारे बने ढाबों में लोग खाना खा रहे थे। कई लोगों को खाना छोड़ना पड़ा और कई लोग बिना खाए लौट गए। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से पटना और बिहार के कई शहरों में प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण ढहाने में व्यस्त है। प्रशासन का कहना है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले सबको नोटिस दिया जा रहा है और जो लोग उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा रहे उनके विरुद्ध बुलडोजर एक्शन हो रहा है। श्रीलंका में एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत कई लोगों की मौत की खबर है। यह हेलीकॉप्टर चक्रवाती तूफान दितवाह से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के कार्य में जुटा हुआ था। इसी दौरान ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा किस वजह से हुआ, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। इससे पहले वेनपुआ के लुनुविला इलाके में ये हेलीकॉप्टर आसमान में काफी देर मंडराता रहा, जबकि नीचे खड़े कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे थे। आसमान में एक जगह काफी देर तक मंडराने के बाद ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही क्रैश हो गया।
हादसा तब हुआ जब ये हेलीकॉप्टर चक्रवाती तूफान दितवा से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचा रहा था। संसद सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने डॉगी को लेकर संसद परिसर में पहुंच गईं, तो इस पर हलचल पड़ गई। डॉगी के बारे में पूछा गया तो रेणुका चौधरी ने डॉगी के बहाने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष कर दिया, जिस पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल भड़क गए। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के डॉगी ने जैसे ही कार के बाहर मुंह निकाला, वहां चर्चा का विषय बन गया। लोग वीडियो बनाने लगे। वहां मौजूद लोग डॉग को देखकर हैरान थे। तभी एक पत्रकार ने सुरक्षा का जिक्र करते हुए रेणुका चौधरी से पूछा कि आप संसद परिसर में डॉग लेकर आई हैं। इस पर रेणुका चौधरी ने कहा, जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। रेणुका चौधरी के ऐसे बयान और संसद परिसर में डॉगी लाने पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कार्रवाई की मांग की है। तो सवाल किया जाए तो उस पे जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान रहा जिसमें उन्होंने विपक्ष पर ड्रामे वाला हमला किया। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और पीएम मोदी ने इसे ड्रामा बता दिया। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। कांग्रेस ने वोट चोरी जैसे नारे भी दिए, जिसको लेकर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया और इसे ड्रामेबाजी की डिलीवरी बताया। पीएम के इस बयान पर पूरी कांग्रेस आक्रामक हो गई है। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. वहीं जयराम रमेश ने लिखा, सबसे बड़ा ड्रामेबाज ही यहाँ ड्रामे की बात कर रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश नारों से नहीं, नीति से चलेगा, लेकिन विपक्ष को सबसे ज्यादा ड्रामे वाली बात चुभ गई, जिस पर आज दिन भर बयानबाजी होती रही। पप्पू यादव ने डिलीवरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ? ब्लैक मनी क्या हुआ? रोजगार क्या हुआ? पुलवामा क्या हुआ? पहलगाम क्या हुआ? प्रदूषण क्या हुआ? फार्मर्स का क्या हुआ? किसानों का क्या हुआ? खुद आप दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हैं। आपसे बड़ा कलाकार तो कोई है ही नहीं। सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है? देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। पीएम मोदी ने भले ही ड्रामे वाली बात कही, लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष पूरी मजबूती के साथ एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जिसके चलते कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। देश में गुटखा और पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर सरकार अब तक की सबसे बड़ी सख्ती करने जा रही है। संसद में केंद्र सरकार ने इसके लिए 2 बिल पेश किए हैं। एक है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, दूसरे का नाम है सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल। इस बार सरकार पान मसाला पर नहीं, बल्कि उसे बनाने वाली मशीनों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी। यानी कंपनियां चाहे कितना भी सामान बनाएं, लेकिन टैक्स उनकी प्रोडक्शन की क्षमता पर निर्भर करेगा। इसके साथ तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए सभी पान मसाला कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियम नहीं मानने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि इस नए बिल से सरकार को जितना भी मुनाफा होगा, वो पैसा राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए कामों में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई और पहले ही दिन कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला हो, इंदौर के अस्पताल में चूहों के कुतरने से बच्चों की मौत का मामला हो, या फिर वीआईटी कॉलेज में बच्चों को मिलने वाला खराब भोजन, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की विधायक सेना पटेल पूतना बनकर विधानसभा पहुंच गई। पूतना हिंदू पौराणिक कथाओं में एक राक्षसी थी, जिसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। पूतना के जरिए कांग्रेस के विधायक ने यह दिखाने की कोशिश की कि बच्चों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के कई विधायक अपने साथ मासूम बच्चों के पुतले लेकर प्रदर्शन करते देखे गए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान कुछ लोगों ने अपनी कार को ऐसे मोड़ा कि पुलिस वाले उसके नीचे दबते दबते बच गए। अब गाड़ी वाले की इस हरकत के बाद पुलिस वालों की बारी थी और पुलिस ने अपना काम बखूबी किया। पहले चेकिंग के दौरान पुलिस को टक्कर मारकर निकलने की कोशिश करने वाले लड़कों को पकड़कर ऐसी खातिरदारी हुई कि वो चलने लायक ही नहीं बचे। इससे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने चेकिंग के नाम पर इनकी गाड़ी रोकनी चाहिए तो इन्होंने पहले तो गाड़ी बैक की, फिर पुलिस वाले के बीच से ही जगह निकालकर भाग गए थे। कच से कई पुलिस वाले बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इस वक्त कोडीन कफ सिरप को लेकर चर्चा तेज है। जौनपुर से लेकर वाराणसी तक और भदोही से लेकर सोनभद्र तक एक्शन हो रहा है। जौनपुर में तो आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जिला औषधि निरीक्षक की जांच में 4 और नई फर्म का पता चला, यानी तस्करी में शामिल फर्म की संख्या अब 18 पहुंच चुकी है। इसी तरह यूपी के रायबरेली में भी 3 कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में मुख्य सरगना के तौर पर शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा का नाम सामने आया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब वाराणसी पहुंचे तो एक परिवार ने उनसे मुलाकात की और आरोप लगाया कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा ने उनके बेटे की हत्या की है। इससे पहले आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को यूपी पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था, जो थाईलैंड भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि कफ सिरप तस्करी के मामले में भोला जायसवाल ही मास्टरमाइंड है। कि जानकारी सामने आई है कि इस रैकेट में नमकीन और चिप्स की बोरियों में छिपाकर कोडीन मिक्स कफ सिरप की तस्करी होती थी और इसका खुलासा होने के बाद यूपी में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। यूपी के 6 जिलों में 10 से ज्यादा फर्म पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा फर्म शक के दायरे में है, जिनका लाइसेंस रद्द हो चुका है। सबसे ज्यादा एक्शन जौनपुर, वाराणसी, भदोही में दिख रहा है। इसके अलावा सोनभद्र, लखीमपुर और प्रयागराज में छापेमारी और कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, पूर्वांचल के कई जिलों में औषधि विभाग विशेष निगरानी कर रहा है और प्रदेश स्तर पर यह फैसला हुआ है कि कोडीन सिरप सिर्फ आरएमपी प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खुदकुशी करने वाले बीएलओ सर्वेश सिंह का एक वीडियो सामने आया। आत्महत्या से पहले सर्वेश सिंह ने करीब 3 मिनट का एक वीडियो बनाया था और रोते हुए अपनी पीड़ा का जिक्र उसमें किया था। जान देने से पहले सर्वेश सिंह खूब रोए। कभी मां को याद कर रहे थे तो कभी पत्नी और बच्चों की चिंता करते दिखे। मम्मी, बच्चों का ख्याल एसआईआर के काम का जिक्र करते हुए सर्वेश सिंह ने खुदकुशी करने से पहले कहा, मैं आपके इस काश में निपुण हो पाता। मां को संबोधित करते हुए सर्वेश सिंह ने कहा कि वो जीना चाहते थे, लेकिन एसआईआर के काम का दबाव बहुत ज्यादा था। मैं बहुत दुखी हूँ। इस दिन से चैन से पाया मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियाँ हैं। सर्वेश सिंह वीडियो में ये भी कहते हुए दिखे कि अगर एसआईआर के काम के लिए वक्त और ज्यादा होता तो वो टारगेट को पूरा कर देते। इस वर्क को सही तरीके से नहीं समझ पाया। इस वीडियो में पत्नी, बहन और मां से माफी मांगते हुए सर्वेश ने खुदकुशी कर ली। एसआईआर के काम में लगी महिला बीएलओ सुपरवाइजर की अचानक तबीयत खराब हो गई और मौके पर ही बेहोश हो गई। स्थिति बिगड़ती देख बीएलओ सुपरवाइजर को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया। आरोप है कि काम के दबाव में बीएलओ सुपरवाइजर गीता कृष्ण गश खाकर गिर गई। वहां मौजूद महिलाओं ने उन्हें तुरंत संभाला। कुछ महिलाएं चेहरे पर पानी के छींटे डालकर होश में लाने की कोशिश करने लगी, तो वहीं पर दूसरी महिला वोटर लिस्ट को पंखा बनाकर उन्हें हवा देने का प्रयास करती देखी गई। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी बीएलओ सुपरवाइजर की तबीयत नहीं संभली। फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। गीता कृष्ण एसआईआर के काम में लगी थी। भले ही एसआईआर की आखिरी तारीख 11 दिसंबर कर दी गई हो, लेकिन आरोप है कि टारगेट को लेकर बीएलओ पर दबाव बना हुआ है, इसीलिए काम के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई। देखिए, एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में बीएलओ फोरम के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सीईओ ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और एसआईआर के काम के दबाव को कम करने की मांग की गई। साथ ही और समय बढ़ाने की मांग भी यहां पर लोगों ने की है। लेकिन हंगामा तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने सीईओ ऑफिस में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को देख लिया। ऑफिस के अंदर शुभेंदु अधिकारी चुनाव से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कर रहे थे, तो बाहर बीएलओ फोरम के सदस्य एसआईआर की टाइमलाइन और बढ़ाने की मांग पर अड़े थे।
इस दौरान बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शनकारियों से सामना भी हुआ, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने की वजह से स्थिति को संभाल लिया गया। गो बैक। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया और स्थिति को कंट्रोल किया। वहीं यूपी के प्रयागराज में बीएलओ के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रदर्शन किया और एसआईआर के दौरान मरने वाले बीएलओ को श्रद्धांजलि देते हुए उनके मुद्दे को उठाया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 के दौरान दोनों देशों के जवानों ने कई तरह की ट्रेनिंग की। जिसमें आतंक विरोधी अभियान, जंगल और पहाड़ पर की जाने वाली वॉर एक्सरसाइज शामिल है। आतंक विरोधी एक्सरसाइज के दौरान जाबाज जवानों ने अपना दमखम दिखाया। इमारत की छत से 2 जवान रस्सी के जरिए मकान में दाखिल हुए और आतंकियों पर काबू पाया। इस दौरान आतंकी बने एक शख्स ने इमारत से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उसे भी ढेर कर दिया। इस युद्धाभ्यास में सैनिकों ने इंटीग्रेटेड फील्ड क्राफ्ट, कॉन्वॉय प्रोटेक्शन, बस इंटरवेंशन, जंगल सर्वाइवल और रॉक क्राफ्ट जैसे ऑपरेशंस की ट्रेनिंग की। जानकारी के मुताबिक नेपाल आर्मी के साथ इस एक्सरसाइज का मकसद जंगल में लड़ाई और पहाड़ी इलाकों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में तालमेल को मजबूत करना है। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में तेज रफ्तार के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे से आसपास अफरा तफरी मच गई। फ्लाईओवर से करीब 40 फीट नीचे पड़ी कार कबाड़ बन गई। इसी कार में बाप बेटे सवार थे। कार की रफ्तार ज्यादा थी और शायद इसीलिए अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे कार बेकाबू हुई और सिहानी गेट इलाके के इस फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे आकर गिरी। हादसा रात 2 से 3 बजे के बीच बताया जा रहा है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। संयमित चलें, सुरक्षित चलें। तेलंगाना के मेड्चल जिले में स्कूल का आया का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो नर्सरी की मासूम छात्रा की पिटाई करते दिखाई दी। पिटाई और डांट से लड़की की तबीयत बिगड़ गई। सिर पर थप्पड़ मारा, फिर धक्का देकर गिरा दिया। लड़की उठकर खड़ी हुई तो आया ने अपने पास बुलाया और 4 साल की बच्ची को झकझोरने लगी। इसी बीच उसने कपड़े बदले और फ्रॉक पहनाने के बाद फिर से जमीन पर पटक दिया। लेकिन बच्ची से बेरहमी यहीं पर खत्म नहीं हुई। आया ने मासूम को फिर से पीठ के बल गिरा दिया और पल भर में बाल पकड़कर अपने पास खींचकर फिर से मारने लगी। मारपीट का ये सिलसिला करीब 4 मिनट तक चला। आया मारती रही और दर्द से बच्ची चीखती रही। इसी बीच महिला ने क्रूरता की हद पार कर दी। वो बच्ची के ऊपर चढ़ गई और पैरों से मसलने लगी, जिसकी वजह से बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर महिला को तुरंत हिरासत में लिया। देखिए, दिल्ली धमाके से जुड़ी जांच में आज का दिन छापेमारी का रहा। ब्लास्ट के बाद पहली बार एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पर छापे मारे। हर उस व्यक्ति से जुड़े ठिकानों पर एनआईए पहुंची जिसका नाम इस ब्लास्ट केस में सामने आया था। हाई सिक्योरिटी और सैकड़ों जवानों के साथ जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 8 जगहों पर छापा मारा। छापेमारी पुलवामा, शोपिया और कुलगाम जिले में की गई थी। सभी रेड देश में फैले व्हाइट कॉलर टेररिज्म से जुड़े मामलों में हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि वो उस मौलवी इरफान के घर पहुंचे जिसने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर यहां नेटवर्क बनाया। साथ में ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर से जुड़े ठिकानों में भी एनआईए की टीम पहुंची। वहां पहले से टूटे पड़े उसके घर के आसपास भी पूछताछ की गई। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के ठिकानों को भी खंगाला गया। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट रखने वाले मुजम्मिल के घर पर भी एनआईए पहुंची। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के ठिकानों पर आज तलाशी ली गई थी। जम्मू कश्मीर के साथ एनआईए की टीम लखनऊ भी गई, जहां डॉक्टर शाहीन का घर है। लगभग 7 घंटे तक एनआईए शाहीन के घर पर डटी रही। सारे दस्तावेज खंगालने के बाद टीम वहां से बाहर निकली। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में शामिल शाहीन के घर पर एनआईए की टीम सुबह 5 बजे से पहुंच गई थी। घर के अंदर लंबी छानबीन के बाद एनआईए के अधिकारी बाहर आए। शाहीन के घर से एनआईए की टीम निकली हुई है। सामने तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये एनआईए की टीम है जो सुबह 5 बजे से वहां पर पहुंची हुई थी और शाहीन के घर पर थी। शाहीन के घर एनआईए की 2 टीमें आई थी। घर पर उन्होंने उसके भाई और पिता से पूछताछ की। कभी यूपी में गर्म रहने वाला बाबरी मस्जिद का मुद्दा अब पश्चिम बंगाल में उठने लगा है।
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर अपने बयान पर अड़ गए हैं और उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया कि 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन कुरान के 1450 साल भी पूरे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कोई मना नहीं किया जब भारत के अंदर किसी राज्य में कोई अपना जमीन में कोई मंदिर मस्जिद नहीं बना सकते। बीजेपी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के ऐलान पर सवाल उठाया। नहीं, जमीन पर कोई भी मंदिर मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर भारत में कोई मस्जिद नहीं ठीक है, जिसके खिलाफ 450 साल तक आंदोलन करके हिंदू समाज ने उसका ढांचा को खत्म किया। हालांकि मस्जिद किस जगह पर बनेगी इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्या बाबरी मस्जिद बहाना है और असली मकसद वोट बैंक बनाना है? राधे राधे बोलने के विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद राधे राधे के नारे लगाए। सीएम सुक्खू धर्मशाला में एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने मंच से राधे राधे और राम राम बोलकर अपना संबोधन शुरू किया। राधे 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 राम राम। राधे राधे पर विवाद तब शुरू हुआ था जब बीजेपी ने सीएम सुक्खू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें वो स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने पर टोकते देखे गए। बीजेपी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर करारा हमला बोला था। मुख्यमंत्री जी ये कहते हुए सुनेंगे कि आप नमस्ते क्यों नहीं कहते। ये माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सनातन विरोधी मानसिकता को व्यक्त करता है। मुख्यमंत्री मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी राधे राधे कहने से रोकने पर सीएम सुक्खू को आड़े हाथों लिया। वहाँ के मुखिया कहेंगे राधे राधे क्यों बोलते हो? अरे साहब, आपको नहीं बोलना मत बोलिए, पर कम से कम बच्चों को तो मत रोकिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सीएम सुक्खू ने खुद राधे राधे का नारा लगाकर यूटर्न ले लिया, लेकिन इस पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका के इंडियाना में भयानक बर्फबारी हो रही। इस बर्फबारी के चलते हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। गाड़ियां खिलौनों की तरह सड़क पर बिखरी हुई हैं और टिमटिमाती बत्तियां प्रशासन की उन गाड़ियों की हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। तस्वीरों को नजदीक से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किसी गैराज के अंदर का वीडियो है। एक के ऊपर एक गाड़ियां चढ़ी हुई हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इस हादसे में कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है। अब एक दूसरा वीडियो देखिए। आसमान से बर्फ गिर रही है और सड़क पर लग रहा है कि ये कारों का कब्रिस्तान है। बताया जा रहा है कि यहाँ भयंकर बर्फीला तूफान आया और 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे की एक बड़ी वजह बर्फ के चलते सड़क की फिसलन भी रही। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने आज एक नया दावा कर दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी उन बूथों पर विपक्ष के वोट काट रही है जहां पर वो कमजोर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी कुछ आईटी कंपनीज को हायर करके वोटर लिस्ट में खेल कर रही है। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं। अखिलेश का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बेचैन कर दिया था, जिसके चलते एसआईआर के जरिए वोट काटने की साजिश की जा रही है। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। नहीं, अब वो कुछ भी करें, 17 हम लोग 2027 में चुनाव 2017 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले। उधर अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर बड़ी बैठक, संघ के पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ ये बड़ी बैठक हो रही है। बीएल संतोष, धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर ये बड़ी बैठक, जिसमें कई बड़े अधिकारी, संघ के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। बीएल संतोष, धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं और इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी भी वहां उस बैठक में मौजूद हैं। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर बड़ी बैठक
सीएम आवास पर हो रही। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।